दोस्तों साउंड आ रहा होगा, है ना? अब साउंड आ रहा होगा। सॉरी, मैं ना स्टार्ट करना भूल गया था, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको फिर से बता देता हूं दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर से स्टार्ट कर देता हूं, सारी चीजें परेशान मत होइए। एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 4। जो हमारी पिछली क्लास थी वो बहुत छोटी हुई थी, है ना, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आ गया था तो वो भी क्लास बीच में छोड़नी पड़ी। तो हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और आज ही अपना पूरा हो जाएगा। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में, देखो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी कि जो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, वो क्या होता है, ये सारी चीज बताई थी। सर स्वाद में जो होते हैं वो आप लोगों के कड़वे होते हैं, ठीक है। और क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि सर ये नीले लिटमस को, ये लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट कर देते हैं। सर ये जल में OH माइनस त्याग करते हैं। सर इनमें क्या करंट फ्लो हो सकती है क्या? बिल्कुल सर, हो सकती है। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे कि सर बेस जो थे, क्षार किससे अभिक्रिया करने पर क्या दे रहे थे, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी पिछली क्लास में, ठीक है। आ जाओ। हाँ दोस्तों, पार्ट 3 आपका हो चुका है, अपलोड हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा कुछ ट्रिमिंग चल रही है, पिछले मतलब लास्ट का थोड़ा सा कुछ पार्ट हटाया है ना। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। यहां से हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है कि सर जो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, उसके क्या क्या टाइप होते हैं। देखो पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अरे वीडियो दिख जाएगा, पार्ट नंबर 3 आपको वीडियो नहीं दिख रहा होगा, भी दिख जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। अभी आप लोग पार्ट नंबर 4 देखिए, पार्ट नंबर 3 मिल जाएगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है राहुल जी। आ जाओ। चलिए दोस्तों, जैसे आपके एसिड आपके दो टाइप के थे, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। किस आधार पर आपने बताया था? सर जो जल में घुलकर ज्यादा हाइड्रोजन आयन त्याग कर रहे हैं, जो पूर्णतः आयनित हो रहे हैं, उसको आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड बोला था। एक को आपने बोला था वीक एसिड बोला था। समझ में आ गई बात को? ठीक है। सिमिलरली आपके बेस भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। बहुत बढ़िया। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ बेस ऐसे भी, ऐसे नहीं है कि सारे ही जल में घुल जाएंगे। कुछ पानी में ढंग से घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं। देखो OH पानी में डालोगे तो OH माइनस तो त्याग करेंगे, वो तो फिक्स है। लेकिन कुछ आप लोगों के घुल जाते हैं, कुछ घुल नहीं पाते हैं। तो ऐसे बेस, ऐसे क्षार जो पानी में घुल जाते हैं, उसे आप लोग बोलोगे अल्कली बेस। ध्यान रखेंगे क्या? अल्कली, अल्कली बेस, ठीक है, अल्कली बेस, है ना। चलिए, और आपको स्ट्रॉन्ग और वीक का तो आपको मैंने बताया ही है। जो जल में घुलकर ज्यादा OH माइनस ये त्याग करे, वो उसको आप लोग बोलोगे स्ट्रॉन्ग बेस। जो कम त्याग करे उसके आप लोग बोलोगे वीक बेस, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया, जो जल में घुलते हैं, ऐसे बेस जो जल में घुल जाते हैं, उसे आप लोग किस नाम से जानते हो? अल्कली के नाम से जानते हो, ठीक है। तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर जितने भी अल्कली होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। लेकिन जितने भी बेस हो वो अल्कली हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, जो आपकी NCERT है ना, उसमें बेस को वैसे हिंदी में क्षारक बोला गया है, और जो अल्कली है ना, अल्कली, उसे बेस बोला गया, सॉरी अल्कली को क्षार बोला गया है ना। तो कोई बात नहीं, वैसे आप लोग सिंपल ध्यान रखो, बेस, क्षार या क्षारक, कुछ भी आप लोग बोल दो, आपको पता ही एक्चुअली में बात किसकी हो रही है, ठीक है। आ जाओ। क्लियर है? एक सेकंड रुकिए। चलिए, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलोगे? जो जल में आप लोगों का ज्यादा OH माइनस का त्याग करे, ठीक है। इसके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है दोस्तों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है, ध्यान रखना, ये वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का, ठीक है। और वीक बेस के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आप लोगों का? एक हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सर ये भी एक वीक बेस का एग्जांपल है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक वीक बेस का एग्जांपल है। बस इसके दो एग्जांपल आप लोग याद रख लीजिए। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं कि सर एसिड और बेस का थोड़ा कंपेयर करें, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या थे या दोनों में हो क्या रहा था। देखो देखो दोस्तों, ध्यान रखो, चाहे एसिड हो या बेस हो,
अम्ल हो क्षार हो, दोनों ही क्या है, अच्छे कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, दोनों में से ही करंट क्या हो जाएगी, फ्लो कर जाएगी। क्लियर है क्या, क्लियर है, आ जाओ। एक लड़का है दिव्येंदु लेटू, सर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कैसे करें प्लीज बताएं। दोस्तों बता देंगे, पहले जनरल साइंस तो पढ़ लो। और दोस्तों अगर आपको ऐप से संबंधित कोई दिक्कत है, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर लो। इतनी बार आपको नंबर दे दिया, मेरे को क्यों परेशान करते हो आप, हैं आपके लिए टीम बिठा रखी है। और बताओ, ठीक है रोशन जी, तो इस नंबर पे आप लोग बात कर लो। चले आगे। सर बेस प्लस मेटल ऑक्साइड होगा या नॉन मेटल, मैंने कल आपको बताया था ना कि यहां पर जो मैंने आप लोगों को ये लिखवाया था ना, बेस प्लस नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा ना, कल लिख तो दिया था मैंने, गलती से यहां पर नॉन रह गया था। बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड यानी क्षार की जब किसी अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करोगे तो, क्योंकि अधातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग बेस और एसिड की ही तो रिएक्शन करा रहे हो। चले आगे आ जाओ, ठीक है दोस्तों। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, चाहे आप लोग एसिड और वाटर को मिलाओ, है ना, एसिड और वाटर को आपस में मिलाओ या बेस प्लस वाटर को मिलाओ, दोनों ही रिएक्शन जो है ना वो हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, अगर आप लोग पानी और अम्ल को मिला रहे हो या पानी या क्षार को मिला रहे हो ना, दोनों में बहुत ज्यादा हीट क्या होती है, रिलीज होती है। क्लियर है क्या, ठीक है, ठीक है दोस्तों, आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि चाहे एसिड हो बेस हो, देखो एसिड को जब आप लोग पानी में डाल रहे हो तो क्या हो रहा है, एसिड हाइड्रोजन आयन का त्याग कर रहा है। दोस्तों बेस को, क्षार को जब आप लोग पानी में डाल रहे हो तो आपका हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग कर रहे हैं। यानी दोस्तों चाहे अम्ल हो या क्षार हो, दोनों को ही पानी में डालने पर ये क्या करते हैं, आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, हाँ मिस्टर जी वो मेरी गलती थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है मिस्टर एम के जी, ठीक है, आ जाओ, चलो आ जाओ। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अब आयन कौन सा त्यागते हैं, तो जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं, जबकि जो बेस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन डालते हैं। दोस्तों आप लोग देख भी रहे होंगे कि मैंने क्या हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर दिए हैं क्या आपके लिए, जिससे आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो, सीधे उसका प्रिंट निकाल सकते हैं ना। शायद इंग्लिश में तो सबके हो गए हैं, 4-5 चैप्टर जितने हो गए, हिंदी के शायद 3 चैप्टर के डल गए, 2-3 चैप्टर के और मैं डाल दूंगा, तो अगर किसी को नोट्स बनाने में दिक्कत है तो सीधे उसका प्रिंट आउट निकाल सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, आ जाओ आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं कि सर एक चीज मुझे बताओ, आपने अलग अलग इंडिकेटर के बारे में बताया मेरे को, जैसे एक होता है लिटमस पेपर। सर अगर हम लोग इस ब्लू कलर, 2 कलर के लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। सर अगर ब्लू लिटमस पेपर पे मैं कोई अम्ल डाल दूंगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, एक तो मैं डालू दुर्बल अम्ल, बहुत आपका वीक एसिड, एक में डालू आपका स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल। मुझे एक चीज बताइए, ब्लू लिटमस का कलर, लिटमस पेपर का कलर क्या होगा, दोनों ही केस में रेड होगा ना, बताओ, दोनों ही केस में रेड होगा ना। तो यार आपको कहीं पर डिफरेंस पता पड़ पा रहा है क्या लिटमस पेपर से, कि कौन आपका वीक एसिड है, कौन आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, बस आपको यह पता पड़ पा रहा है कि वो एसिड है। सेम चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे आप लोगों को पता है रेड लिटमस पेपर होता है, अगर आप लोग उस पर कोई बेस या क्षार डालोगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों चाहे आप स्ट्रॉन्ग बेस डालो चाहे वीक बेस डालो, तो कहीं ना कहीं दोनों में ही कंडीशन में उसका रंग क्या होगा, ब्लू होगा रेड लिटमस का। तो पता कैसे पड़ेगा जो आपने डाला था वो स्ट्रॉन्ग बेस था या वीक बेस था। अब मान लो मैं मार्केट में एक नई चीज लेकर आऊं, ठीक है, मार्केट में मान लो मैं एक नई चीज लेकर आऊं कि यार ये मान लो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, ठीक है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर है। अगर आपने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर आपने वीक एसिड डाला तो इसका कलर क्या हो जाएगा, मान लो ऑरेंज रहेगा। तो अगर आपने इस ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे कोई पदार्थ डाला
और अगर इसका कलर ऑरेंज हो गया, इसका मतलब वो कैसा आपने जो डाला था वो वीक एसिड था, दुर्बल अम्ल था। अगर आपने इस पे जो पदार्थ डाला और डालने से अगर इसका कलर रेड हो गया, इसका मतलब जो पदार्थ आपने डाला था वो स्ट्रॉन्ग एसिड था। क्लियर है क्या? समझ में आ गई क्या? अरे अनोखा सौरभ यहां पर पढ़ लो यार, हैंड राइटिंग पीडीएफ चाहिए सर हिंदी में। रवि कुमार जी तुम्हारे नौकर बैठा हूं क्या मैं? हैं? मैं नौकर हूं आपका, लेकिन पढ़ाने के लिए हूं। आप मुझे पढ़ा नहीं दे रहे, उसके अलावा सारी बात कर रहे हो। सर पीडीएफ दो, सर ये दो, सर वो दो, सर ये दो। यार इतनी बार बोला है प्यार से पढ़ लो जो मैं पढ़ा रहा हूं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। सर वो पीडीएफ दो, सर ये दो, वो दो। आपके लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स भी डलवा दिए हैं कि चलो भैया अगर किसी को नोट्स बनाना नहीं है, ये बिल्कुल सारा काम अगर उसको बनाया चाहिए, लो तुम ये भी लो। कायदे से तुम्हें खुद के नोट्स बनाने चाहिए। सर हैंड राइटिंग पीडीएफ चाहिए हिंदी में, प्लीज हिंदी में सेंड करिए। घर भेज दो रवि कुमार जी, एड्रेस दे दो, घर पे भेज दूंगा आपके 2 आदमी लेके कि भाई ये देखो ये पीडीएफ है, लो अब इससे पढ़ लो। पता नहीं क्या करते हैं, मतलब क्या सिलेक्शन लोगे। मुझे कायदे से नोट्स आपको खुद को बनाने चाहिए भाई। दूसरे सब बच्चों ने बना रखे, मैंने तो बच्चों से मनवाए थे, सबने बना रखे थे, किसी एक के मैंने डाल दिया कि लो भाई तुमको नोट्स बनाने में दिक्कत आती है ना, लो लो ये पढ़ लो। ठीक है, तो दोस्तों हमको एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो दोस्तों आपका वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस में डिफरेंस बता सके, जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में डिफरेंस बता सके। समझ रहे हो? तो दोस्तों एक इंडिकेटर है हमारा, इसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वभौमिक संकेतक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये आपको है ना बहुत सारी चीजें बता देगा, आपकी सारी चीजें बता देगा कि ये वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अभी तक हमारे पास में ऐसा कोई भी नहीं था, हमारे पास में बस अम्ल और क्षार का पता लगाने वाले थे, ये नहीं पता था कौन प्रबल अम्ल है कौन दुर्बल अम्ल है। ठीक है, अब सर यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता कैसे है ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बिल्कुल भी नहीं है। बस ये आपको ध्यान रखना है यूनिवर्सल इंडिकेटर काम कैसे करता है। दोस्तों अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि अगर आप लोग कोई पदार्थ ज्यादा अम्लीय है, स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है या स्ट्रॉन्ग बेस है वीक बेस है, इसको कैसे चेक किया जाता है? उसकी पीएच वैल्यू से चेक किया जाता है। अभी हम लोग बताएंगे एक्चुअली में क्या है, बस ध्यान रखेंगे पीएच वैल्यू। अगर किसी पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 होती है तो वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। अगर किसी की पीएच 7 से ज्यादा होती है, 7 से 14 तक अगर किसी की पीएच होती है ना, मतलब 7 वाला तो उदासीन है, 7.1 हो या 7.2 हो या 13 हो 14 हो, वो सारे पदार्थ क्या होते हैं सर? बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनकी पीएच 7 से कम होती है वो आप लोगों के क्या होते हैं? एसिडिक नेचर यानी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो अगर किसी की पीएच 14 है तो आप लोग क्या बोलोगे? सर वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, एक प्रबल क्षार है। अगर किसी की पीएच 7.2 है तो आप लोग बोलोगे सर बेस तो है, क्षारीय प्रकृति का तो है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसको मैं क्या वीक बेस बोल दूं क्या? सिमिलरली अगर किसी की पीएच 1 है आप लोग बोलोगे सर वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। अगर किसी की पीएच 6.8 है तो आप लोग बोलोगे सर 7 से कम है, ठीक है, एसिडिक नेचर का, अम्लीय प्रकृति का, लेकिन बहुत कम नहीं है, बस चिन्नू सी है, तो ये आपका वीक एसिड होगा। समझ में आ गई बात को? आ गई क्या बात समझ में? तो हमारे पास में क्या है? एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जिसमें ना अगर कोई पदार्थ जिसकी पीएच वैल्यू 1 है तो उसमें अलग कलर दिखाएगा, किसी की पीएच वैल्यू 6 है तो उसका अलग कलर दिखाएगा। यानी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में ये डिफरेंस क्रिएट कर देगा। कैसे कर देगा मैं आपको बता दूं। दोस्तों यूनिवर्सल इंडिकेटर में अगर कोई आप लोग ऐसा पदार्थ डाल रहे हो जिसकी पीएच 1 से 3 के बीच में है तो उसका कलर हो जाएगा रेड। अगर कोई ऐसा पदार्थ डाल रहे हो जिसकी पीएच 3 से 6 है तो उसका कलर हो जाएगा ऑरेंज, ऑरेंज येलो टाइप का हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताइए, अभी तक हमारे पास में जितने भी पदार्थ थे अगर आप लोग उसमें कोई अम्ल डाल रहे थे तो वो एक जैसा कलर दे रहा था ना? क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में डिफरेंस बता पा रहा था? क्या नहीं बता पा रहा था? लेकिन ये बता पा रहा है।
अगर इसमें कोई ऐसा पदार्थ डालोगे जिसका पीएच 7 है तो उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। अगर कोई ऐसा पदार्थ डालोगे जिसका पीएच है 8 से 11 तो वह ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर ऐसा पदार्थ डालोगे जिसका पीएच 11 से 14 के बीच में, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत प्रबल क्षार है, तो उसका कलर हो जाएगा वॉयलेट या इंडिगो भी आप लोग बोल सकते हो। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गई होगी। आ गई। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अब सर मुझे ये बता दो पीएच होता क्या है। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई पदार्थ जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन त्याग कर रहा है तो क्या वो एक एसिड है क्या वो अम्ल है क्या? बताओ। अगर दोस्तों कोई पदार्थ जल में डालने पर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन त्याग कर रहा है तो मैं बोल सकता हूं क्या कि सर वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। अगर दोस्तों बहुत कम हाइड्रोजन आयन त्याग रहा है, क्या मैं बोल सकता हूं क्या वो वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है? बताओ बताओ, बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं क्या? हां ये ना तो करिए, ठीक है। तो दोस्तों पीएच वैल्यू जो होती है ना कि यार इस पदार्थ की पीएच वैल्यू ये है, इस पदार्थ की पीएच वैल्यू ये है, बेसिकली पीएच वैल्यू बताऊं क्या चेक करता है कि जब वो पदार्थ पानी में डाल रहे हो ना आप लोग, तो वो कितना हाइड्रोजन आयन त्याग कर रहा है। बेसिकली पीएच जो वैल्यू होती है ना वो ये चेक करती है कि यार इस पदार्थ को पानी में डालने पर इतना हाइड्रोजन आयन का त्याग हो रहा है। जैसे आप मुझे एक चीज बताओ, एक छोटी सी बात बताऊं मैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, 1 लीटर क्या लिया, HCl लिया, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे समझो, है ना, बहुत एक प्यार से समझो। दोस्तों 1 लीटर HCl को आपने क्या डाला, पानी में डाला, ठीक है। इसने क्या करा सर, हाइड्रोजन आयन त्याग करा। कितना करा, 1 करा, 2 करा, 3 करा, सर करोड़ों में करते हैं ये तो। सर दृष्टि बाधित छात्र किसका उपयोग कर अम्ल और क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है? दीपक कुमार जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। आप मुझे बताइए कौन इसका आंसर देगा कि भैया अगर कोई दृष्टि बाधित छात्र है, मतलब उसकी आंख खराब है, तो उसको कौन से संकेतक का यूज करना चाहिए? दोस्तों रेड लिटमस पेपर का नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसको दिखेगा ही नहीं कि उसका कलर ब्लू में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब देखने वाला कुछ भी यूज नहीं कर सकता। तो किसका कर सकता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का, सूंघने वाले का। क्योंकि जैसे मान लो प्याज है, प्याज में अगर आप लोग कोई बेस डालोगे, क्षार डालोगे तो उसकी गंध चली जाएगी। तो अगर किसी व्यक्ति की आंख खराब है, वो सूंघ के उसको स्मेल नहीं आ रही, तो समझ जाएगा आपने प्याज पे क्या डाला, बेस डाला, तो वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज कर सकता है। ठीक है, आ जाओ दोस्तों, मैंने एक एग्जांपल लिया, 1 लीटर HCl को जब आपने पानी में डाला तो इसने बहुत सारे हाइड्रोजन आयन का क्या करा, त्याग करा। ठीक है, क्लियर है क्या? अब जैसे आपको पता है 1 मोल में कितना होता है सर, इतना होता है। 1 मोल का मतलब है ये। तो अगर मान लीजिए अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इसने 0.00002 इतने मोल हाइड्रोजन आयन त्याग करे, तो इसका मतलब क्या है, 0.0002 को मल्टीप्लाई कर दो 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतने से मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए बात को? ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों मान लो इसको मैं क्या 0.002 देखने में छोटा नंबर लग रहा है, लेकिन ये कितना बड़ा है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितने सारे हाइड्रोजन आयन त्याग करें। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि 2 गुना 10 की घात -5 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं क्या? अच्छा आप मुझे एक छोटी सी बात बताएंगे क्या, बहुत छोटी सी बात बताएंगे, बहुत छोटी सी बात बताएंगे क्या? या मान लो ये 0.0001 था, तो क्या ये मैं इसको 10 की पावर -5 बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं। तो बेसिकली किसी भी पदार्थ की पीएच निकालने का एक फॉर्मूला होता है। दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि लॉग के बारे में जानते हैं? जैसे मैं आपको बोलूं 2 इंटू 3 कितना होता है, आप लोग सब बता देंगे 6, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं सर मल्टीप्लाई होता क्या है, गुना होता क्या है, कैसे ये काम करता है।
जैसे मैं आपको बोलूं 4 + 3 बराबर कितना होगा, आप लोग सभी बता देंगे 7, क्योंकि आपको इसका कार्य पता है आप लोगों को। सिमिलरली दोस्तों मैथ्स में एक और का यूज करा जाता है लॉग का, अगर आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जिसका काम होता है संख्या को छोटा करना। जैसे अगर मुझे नहीं पता, आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं पढ़ा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉग 10 की पावर 7 है, तो उसका वैल्यू बताऊं क्या आती है, 7 आती है। पता हो तो आपको, देखो कितनी बड़ी संख्या थी 10 की पावर 7, जैसे आपने लॉग के अंदर डाला इसका मान कितना है, 7 है। वैसे किसी भी पदार्थ की पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग और हाइड्रोजन आयन की संख्या। तो जैसे आप लोग मुझे बताइए कि इस वाले HCl को जब आपने पानी में डाला तो कितने हाइड्रोजन आयन मिले, इतने मिला, है ना। जस्ट एक एग्जांपल के तहत बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितना है, 10 की पावर -5। तो ये क्या होगा, माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ये मतलब ये वैल्यू आती है 5। तो कुल मिला के आप एक चीज देखना चाह रहे हो, एक चीज देख सकते हो दोस्तों, अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा और भी ज्यादा होगी, 0.001 की जगह मान लो 0.001, ये नंबर ज्यादा है, तो इसकी पीएच वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा सर 10 की पावर -3, तो इसकी पीएच वैल्यू आएगी 3। तो कुल मिला के आप अभी तक कुछ भी नहीं समझे, तो बस एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि अगर कोई पदार्थ जल में ज्यादा हाइड्रोजन आयन का त्याग कर रहा है ना, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। और पीएच वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि वह एसिडिक नेचर का है, अम्लीय प्रकृति का है, ठीक है। ये छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर सर कोई पदार्थ हाइड्रोजन आयन कम त्याग रहा है तो उसकी पीएच वैल्यू आएगी ज्यादा, और जिसकी पीएच वैल्यू ज्यादा होती है सर वो बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। बस मैं आपको ये छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं। तो अब एक्चुअली में पीएच जो होता है वो है क्या, है ना। एक बार आप लोग इसका है ना स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर बाद में आप लोग रोक के इसको देख लेना। वैसे जो भी मैं चीज आपको यहां पर बताई है ना, वो भी मैं आपको लिखवाने वाला हूं ना, तो मैं साइड में हट के वीडियो को बाद में पॉज करके भी आप लोग देख सकते हो, हालांकि इसमें ऐसा इतना कुछ नहीं है। तो मैं आपको यह बताने चाह रहा हूं कि पीएच एक्चुअली में है क्या। तो आप लोग किसी भी पदार्थ के पीएच से आप लोग एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बता सकते हो कि वो कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है। दोस्तों पीएच की फुल फॉर्म ही क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या आप लोग इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो कि यार हाइड्रोजन की कितनी मात्रा है बेसिकली, ठीक है, हाइड्रोजन की टोटल मात्रा कितनी है, क्वांटिटी कितनी है ना। पीएच स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हो या पोटेंज बोल सकते हो। पोटेंज एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब ही होता है पोटेंशियल, मतलब उसमें कितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। तो इस पीएच को निकालते कैसे हैं, ये इसका फॉर्मूला है। सर हमको फॉर्मूला ध्यान रखना है क्या, बस इतना सा फॉर्मूला ध्यान रख लो। आपको इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है बस, अगर किसी पदार्थ को जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा आ रही है, वो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन त्याग कर रहा है, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और पीएच वैल्यू कम होने का मतलब एसिडिक नेचर यानी अम्लीय प्रकृति का है, ठीक है, क्लियर है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी की पीएच 7 है तो वह न्यूट्रल है, उदासीन है। अगर किसी की पीएच 7 से कम है तो वो अम्लीय है, 7 से ज्यादा है तो बेसिक है, क्षारीय है। जितनी ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा, जितनी कम होगी वो उतना ही एसिडिक होगा, उतना ही अम्लीय होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है, ठीक है। हाँ स्क्रीनशॉट नहीं होता, मैं भूल गया था, कोई बात नहीं है। अच्छा दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, छोटी सी बात, अगर कोई जल में घुलने पर मान लो इतना हाइड्रोजन आयन त्याग कर रहा है 0.01, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर -2 लिख सकता हूं क्या। अगर कोई इतना कर रहा है 0.1, तो इसको क्या मैं 10 की पावर -1 लिख सकता हूं क्या। जब इसकी पीएच निकालोगे तो ये आएगी 2, इसकी पीएच निकालोगे तो ये आएगा 1। लेकिन एक्चुअली में इसमें कितना हाइड्रोजन आयन था, इसमें कितना था, इससे सब 10 गुना था। तो अगर किसी की पीएच, जैसे मान लो मैं बोलूं किसी का पीएच है 3, किसी का पीएच है 6, तो दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, 3 कितने का डिफरेंस आ गया, 3 का आ गया ना, तो 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर लेना, यानी ये पीएच जो 3 है वो इस पीएच 6 वाले से 1000 गुना अम्लीय है, ठीक है,
ठीक है। तो ये आपको जैसे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना वरना बहुत हाई लेवल का हो जाएगा, बस आपको तो पीएच में इतना सा ध्यान रखना है कि 7 से कम होता है वो अम्लीय, 7 से ज्यादा होता है वो आप लोगों का बेसिक, 7 जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है सर, हमको किस किस पदार्थ की पीएच वैल्यू ध्यान रखनी है आप मुझे ये बताओ। सर यहां तो बहुत सारे पदार्थ है दोस्तों, किस किस के याद रखोगे। मैं अभी आप लोगों को हमारे स्टमक में एक एसिड बनता है उसकी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बायोलॉजी में। दोस्तों मैं ब्लड की पीएच नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजी में। तो सर आप तो ये बताओ ना, इतने सारे पदार्थ हम किसकी याद रखें किसकी याद नहीं रखें। तो दोस्तों एनसीईआरटी में हम लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको उसकी ध्यान रखनी है और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता ही रहा हूं। ठीक है, तो चलो सर बताओ किस किस की दी गई है, आ जाओ। दोस्तों पहले तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना है ना, इस पीए, एक सेकंड रुको, कहां है वो स्लाइड कहां चली गई, एक सेकंड रुको। हाँ ठीक है सर, किस किस के ध्यान रखनी है ये बताओ मुझे, आ जाओ। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को एक चीज की तो ध्यान रहनी चाहिए, गैस्ट्रिक जूस यानी जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं जठर रस। सर जठर रस क्या होता है, एक्चुअली में हमारा पेट होता है ना, स्टमक, हमारे पेट के अंदर क्या बनता है, एक जूस बनता है, एक रस बनता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। और इसमें क्या होता है, HCl ये वाला एसिड होता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा जूस एसिडिक नेचर का हो जाता है, अम्लीय प्रकृति का। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए इसकी पीएच कितनी है, 1.2 होती है। दोस्तों लेमन जूस, नींबू का रस, कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है, एनटीपीसी 2021 में भी पूछा गया है, इसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 2.2 होती है नींबू के रस की, याद रख लोगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बात करें प्योर वाटर की, तो प्योर वाटर की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। और अगर आप लोगों से ब्लड की, रक्त की बात करें, ब्लड की होती है दोस्तों 7.3 से 7.4 के बीच में। अगर आप लोगों से एक ही पूछे तो 7.4 बोलोगे क्योंकि एनसीईआरटी ने 7.4 बोला है। ठीक है दोस्तों, एक बेस है, एक क्षार है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का। पहले तो आप लोग मुझे यह बताइए क्या इसको कुछ और नाम से भी जानते हैं क्या। आप लोग बोलेंगे बिल्कुल सर इसका एक नाम और है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशिया के दूध के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी पीएच कितनी होती है, आप लोग ध्यान रखेंगे 10 होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है। तो अगर आप लोगों से इसकी पीएच पूछी जाए तो इसकी पीएच होती है 14, याद रख लोगे। तो एटलीस्ट इन 5 पदार्थ की तो आप लोग ध्यान रखिए, आपके जठर रस, नींबू का रस, ब्लड, पानी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है क्या। अब दोस्तों हमारे डेली लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है सर, मुझे ये बताइए। ठीक है, या पीएच कहां कहां पर होती है, या पीएच देखो दोस्तों, हमारी जो बॉडी है ना वो ध्यान रखिएगा 7 से 7.8 पीएच के अंदर ही काम करती है। इसका मतलब अगर हमारे बॉडी के अंदर की पीएच 7 से कम हो जाए या 7.8 से ज्यादा हो जाए तो हमारे ऑर्गन ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सर, ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे ब्लड की बताऊं, ब्लड की पीएच मैंने आपको बताया 7.3 से 7.4 के बीच में होती है, 7.35 से 7.45 बोल सकते हो। अगर एक ही आप लोगों से वैल्यू पूछा जाए तो 7.4 बोलेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने 7.4 बोला है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा आपने सुना है। सर ये अम्लीय वर्षा होती क्यों है, पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए। और दोस्तों क्या वर्षा के पानी का पीएच 7 से कम होते ही हम लोग उसको क्या एसिडिक रेन बोल देंगे क्या, मान लो 6.5 है, नहीं। अगर दोस्तों कुछ एक लिमिट क्रॉस कर जाती है, सर लिमिट कितनी, अगर बारिश के पानी की पीएच 5.6 से कम होती है तब जाके आप लोग इसको एसिडिक रेन बोलेंगे, अम्लीय वर्षा बोलेंगे। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है लेस देन 5.6। ठीक है, तो रेंज क्या है, 5.6 है। अब सर ये एसिडिक रेन होती क्या है, आप लोग मुझे बताइए। दोस्तों हम लोग अलग अलग टाइप के फ्यूल जलाते हैं, कोयला भी जलाते हैं, पेट्रोल वगैरह ये, तो दोस्तों इनसे क्या बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। और बताओ सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है ना वो वर्षा के पानी के साथ में अभिक्रिया करके बना लेती है नाइट्रिक एसिड। तो देखो अब ये पानी में इतना स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो ये पानी जो होगा अम्लीय होगा या नहीं होगा, बताओ। दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है इससे प्रेजेंट करके बना लेती, रिएक्शन करके बना लेती है सल्फर डाइऑक्साइड।
फिर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वर्षा के पानी में मिलके क्या बना, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड में। दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर ये पानी में इतना स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा तो क्या ये पानी अम्लीय होगा या नहीं होगा। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, हमारी बॉडी पे अगर छोटा सा भी एसिड गिर जाए तो क्या हमारी स्किन जल जाती है क्या वहां से, अरे जल जाती है क्या। अब दोस्तों ये एसिडिक नेचर का अम्लीय प्रकृति का पानी आ रहा है, बिल्डिंग पे गिर रहा है, स्टोन पे गिर रहा है, तो दोस्तों उन पे भी तो कुछ ना कुछ फर्क होगा। दोस्तों पानी में गिर रहा है, अब उस मछली जो है उस पानी की वो इतना अम्लीय पानी पिएगी तो उनकी भी तो हेल्थ पे दिक्कत होगी नहीं होगी, बताओ। क्लियर है क्या, ठीक है। तो देखो मार्बल वगैरह को देखो ये क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। जो भी इमारतें वगैरह होती है ना, इस पे इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है अम्लीय वर्षा का इन इमारतों पर, ठीक है। एक विजय प्रकाश जी बोल रहे हैं एएलपी का क्लास डेली कब से स्टार्ट होगा। कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं विजय प्रकाश जी, जो यूट्यूब पे होती है वो। अभी हम यूट्यूब पे अभी छुट्टी कर रखे हैं क्योंकि यार देखो सभी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो इसीलिए दोस्तों अभी हम लोग क्लास बंद कर रखे हैं यूट्यूब पे, जिससे जो बाकी बच्चे हैं वो मतलब ऐसे परेशान ना हो, हम उनका साथ दे रहे हैं। आपको पता ही है मैं ट्वीट वगैरह सारी चीजें कर रहा हूं, तो देखते हैं कुछ अगर अच्छी न्यूज आ जाए तो बढ़िया ही है ना यार, है ना। चलो आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट है हम लोग। और बताओ दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि जैसे आपने तो क्या कर दिया, प्लांट को उगा दिया, लेकिन क्या सारे प्लांट ही उग जाते हैं क्या। दोस्तों कहीं की मिट्टी में बहुत आसानी से उग जाते हैं, कहीं पर नहीं उगते, क्योंकि दोस्तों मिट्टी की भी क्या होती है, एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होती है जहां पर प्लांट आप लोगों के ग्रो करेंगे। अगर मान लो प्लांट की जो ये जो मिट्टी है जहां पर प्लांट आप लोग उगाने वाले हो, अगर वो बहुत ही ज्यादा उसकी पीएच बहुत ज्यादा कम है तो उसमें आप लोग कुछ बेस डालना पड़ेगा, क्षार डालना पड़ेगा। क्लियर है क्या। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए, या अगर मान लो मिट्टी जो है उसकी पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्षारीय प्रकृति का है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पीएच कम करनी पड़ेगी। पीएच कम करने का मतलब है उसमें आप लोग कुछ अम्ल डालोगे। तो अम्ल आप लोग कौन कौन से डाल सकते हो दोस्तों, या मैं आप लोगों को बोलूं आप कौन से सॉल्ट डाल सकते हो। देखो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, सॉल्ट के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा ना, अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। देखो एसिड प्लस बेस मिलके बनाते हैं सॉल्ट, आपको पता ही है। अगर दोस्तों एसिड आपने स्ट्रॉन्ग लिया, बेस भी आपने स्ट्रॉन्ग लिया, तो सॉल्ट जो बनेगा ना वो न्यूट्रल नेचर का होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। अगर आपने वीक एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का बनेगा। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, वीक बेस लिया, तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का बनेगा। तो आप लोग दोस्तों एल्यूमिनियम सल्फेट जो कि एक एसिडिक सॉल्ट है, आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड जो खुद अपने आप में एक एसिड है, ये चीजें डाल के आप लोग उसकी पीएच को कम कर सकते हो। क्लियर है क्या, क्लियर। अब बात आती है कि सर अगर पीएच बहुत कम हो, बहुत ज्यादा अम्लीय हो, तो फिर मैं उसकी पीएच कैसे बढ़ाऊं, उसको क्षारीय कैसे बनाऊं। तो आप लोग क्या करते हो, चूना सामग्री है ना, अब ये जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम एक मेटल है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड आप लोग मिला के या मैग्नीशियम ऑक्साइड आप लोग मिला के क्या कर सकते हो, मिट्टी की अम्लता को कम कर सकते हो, उसकी पीएच बढ़ा सकते हो। क्लियर है क्या, समझ में आ गई बात को। आ जाओ, चलो आ जाओ और बताओ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हमारे पेट में स्टमक में एक एसिड बनता है, कौन सा, HCl, ठीक है। ये हमारे भोजन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो खाने के तुरंत बाद में पानी पीते हैं, बताओ। खाने के तुरंत बाद में पानी को पीते हो क्या कोई। देखो दोस्तों आपने भोजन किया, ये आपका फूड आपके पेट में आ गया। अब दोस्तों HCl जो यहां पर HCl है ना, वो इस फूड पे क्या करेगा, अटैक करेगा, इस फूड का डाइजेशन करेगा। लेकिन बेसिकली आपने तुरंत पानी पी के क्या कर दिया, HCl में पानी मिला दिया, इसको डाइल्यूट कर दिया, इसको तनु कर दिया, इसकी पावर को कम कर दिया, तो अब ये भोजन का अच्छे से डाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, जब आप लोग फूड ले, जब भोजन आप लोग खा ले, उसके दोस्तों आधे घंटे 30 मिनट, मिनिमम 30 मिनट, अगर आप लोग 40-45 मिनट रुक जाए तो बहुत बढ़िया। उसके बाद में आप लोग पानी ना पिए, भोजन के जस्ट बाद में, है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, 30 से 40 मिनट के बाद में आप लोग पानी पिएंगे, आपको बहुत बेहतर आपका प्रॉपर्ली डाइजेशन होगा। क्लियर है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। चलिए अब एक चीज मैं और बता दूं, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर HCl ये जो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या सर हमारे पेट को डैमेज नहीं पहुंचाता क्या। दोस्तों एक्चुअली में हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे, हालांकि मैं आपको अभी समझा देता हूं,
हमारे स्टमक की इंटरनल वॉल पे, आंतरिक दीवार पे एक लेयर होती है, झिल्ली होती है। सर किसकी होती है? ये एक पदार्थ की होती है जिसका नाम है म्यूकस, श्लेष्मा, जो HCl के प्रभाव से स्टमक को बचाता है। अगर मान लो ये कहीं पर डैमेज हो गई तो HCl डायरेक्ट आपके पेट में कांटेक्ट में आएगा, आपके घाव हो जाएगा, इसको बोलता है अल्सर। क्लियर है? चले आगे आ जाओ। तो देखो आपके पेट में घाव हो जाएंगे, अल्सर हो जाएंगे, अगर ये आपकी म्यूकस की जो लेयर है ना, ये अगर कहीं से फट जाती है, हट जाती है, डिप्लीट हो जाती है। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। एक चीज मुझे और बताओ, अगर आप लोग बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर का खाना खा रहे हो, ठीक है, मतलब आपकी मुंह की पीएच अगर कम हो जाती है, कितनी, 5.5 से कम, तो आपके दांत जो होगा ना वो टूटना स्टार्ट कर देंगे। आपके दांत जो बने हुए हैं, कैल्शियम का बना हुआ है, फास्फोरस का बना हुआ है, इसका डीमिनरलाइजेशन होगा। डीमिनरलाइजेशन का मतलब ये आपके दांत कैल्शियम को अलग करना स्टार्ट कर देगा, फास्फोरस को अलग करना स्टार्ट कर देगा, टूटना स्टार्ट कर देगा अगर बहुत ज्यादा पीएच कम हुई तो। ठीक है, तो आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यार अगर किस पीएच से कम होने पर हमारी दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाती है, आप लोग बोलेंगे 5.5। सर केमिस्ट्री होने के बाद बायोलॉजी स्टार्ट करेगा? अरे पहले केमिस्ट्री तो पढ़ लो अजीत यादव जी। ठीक है, आ जाओ, चलो आ जाओ, है ना। ये मैंने आप लोगों को बताया था पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस, है ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया, टमाटर में ये एसिड पाया जाता है, दही में ये पाया जाता है, इसमें ये पाया जाता है, इसमें ये पाया जाता है। दोस्तों एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, है ना, ये आप लोगों का एक प्लांट होता है नेटल, सुना है क्या आपने, जिसको हिंदी में कई जगह बिछुआ पौधा भी बोला जाता है। दोस्तों जब आप लोग इस प्लांट को टच करोगे ना तो आपके हाथों में चुभन होगी। कुणाल जी बोल रहे सर पीएच कैसे निकाले? दोस्तों आपको सीधे याद रखनी है ना। निकालते कैसे वो उसका मैंने तरीका बताया, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत हाई लेवल पे 11th 12th में जाके आप पढ़ते हो। ठीक है, तो आप लोगों से कई बार पूछा जाता है नेटल प्लांट की पत्तियों को छूने पर आपको चुभन सी होती है ना, ऐसे जलन टाइप का होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों ये जो जलन है, मतलब इसमें कौन सा एसिड होता है? मेथेनोइक एसिड होता है, वही एसिड जो आपके उसमें पाया जा रहा था, डंक में पाया जा रहा था। तो मेथेनोइक एसिड आपके ब्लड में घुलने से ना आपको जलन होती है आप लोगों को। क्लियर है क्या? दोस्तों जयपुर में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, बिल्कुल अभी मैं तुरंत जा रहा हूं आप लोगों का, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एसिड की बात कर ली, बेस की बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे सॉल्ट। लवण क्या है? लवण दोस्तों कुछ भी नहीं है, बहुत आसान भाषा में समझाऊं, जब भी आप लोग एसिड और बेस को मिलाओगे, किसी अम्ल और क्षार को मिलाओगे ना, तो दोस्तों एक पानी बनता है, पानी के साथ में एक पदार्थ और बनेगा जिसे आप लोग बोलोगे सॉल्ट, यानी लवण बोलोगे। सर एक एग्जांपल के तहत पे समझाओ। दोस्तों एक एसिड है आप लोगों का CH3COOH बोल लो या CH3CO2H बोल लो। सर ये कौन सा एसिड है, कोई बताएगा क्या? ये एक एसिटिक एसिड है, इस एसिड का नाम है एसिटिक एसिड, और इसकी अभिक्रिया करवाई आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो कि एक बेस है। तो जब एसिड की रिएक्शन करवाई बेस से तो आपको क्या मिला? पानी, और पानी के साथ में जो मिला उसे आप लोग क्या बोल दोगे? सॉल्ट, यानी लवण आप लोग बोल दोगे। क्लियर है क्या? तो बस आप लोग ध्यान रखना, जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको जो पदार्थ मिलता है पानी के अलावा, है ना, उसे आप लोग बोलोगे सॉल्ट यानी लवण। और दोस्तों इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं? इसको आप लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलोगे। कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्यों बोलोगे? क्योंकि देखो एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रल करने की कोशिश कर रही है, उसका पावर कम करने की कोशिश कर रहा है, बेस एसिड की पावर को कम करने की कोशिश कर रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कम कर रहे हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है क्या? आ जाओ, चलिए। दोस्तों आई बात यहां तक समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? चले आगे।
चले आगे आ जाओ। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट के बारे में, मतलब वो भी किसी ना किसी एसिड और बेस से मिलकर बने होंगे, है ना। तो आ जाओ, एसिड और बेस से कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट जो बने हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। दोस्तों क्या आप लोग नमक खाते हो? क्या जो नमक आप लोग खाते हो ना, वो यही होता है सोडियम क्लोराइड। इसे ही हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड सॉल्ट जो है वो यही है आप लोगों का। ठीक है सर, अगर ये एक सॉल्ट है तो ये भी किसी एसिड और बेस से मिलके बना होगा, मिलके बना होगा या नहीं होगा बताओ। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है सर ये कौन से एसिड और कौन से बेस की रिएक्शन से बना है। दोस्तों HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन जब आप लोग कराओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक बेस है, इससे आपका बनता है NaCl, साथ में बनता है पानी। ठीक है, तो ये बना कैसे? HCl की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया, तो सर तब जाके आप लोगों का सॉल्ट बना। दोस्तों ये जो सॉल्ट होगा आप लोगों को कहां पर मिलता है, कोई बता सकते हो क्या? सर समुद्र के पानी में मिलता है बहुत ज्यादा। ठीक है, और फिर हम लोग इस समुद्र के पानी से क्या करते हैं? इस नमक को, इस सॉल्ट को निकालते हैं। चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक दूसरे सॉल्ट की, जिसका नाम है सोडियम, सॉरी दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट नहीं है, आई एम रियली सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका एक बेस है, क्षार है। इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से? कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। क्लियर है क्या दोस्तों? कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है यार ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग बनाए कैसे। ठीक है, ये कास्टिक सोडा को बनाए कैसे? क्योंकि दोस्तों इस कास्टिक सोडा का यूज बहुत जगह होता है। क्या आपको पता है इसका इस्तेमाल होता है साबुन बनाने में, सोप बनाने में। तो सर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कैसे बनाएं, क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा जाता है कई बार। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक प्रोसेस है जिसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या है? क्लोर अल्कली प्रोसेस। आपसे एग्जाम में पूछे क्लोर अल्कली प्रोसेस होता क्या है, आप लोग बोलोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की एक क्या है? विधि है। अभी बनता कैसे है, आइए मैं आपको पूरा का पूरा मेथड समझाता हूं। देखो, है ना, देखो ध्यान से समझो। दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा है एक कंटेनर, दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आप लोग डालते हैं ब्राइन। सर ये ब्राइन क्या होता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन को ही आप लोग ब्राइन बोलते हो। यानी पानी में जब आप लोग नमक घोल देते हो ना, ये जो सॉल्यूशन बनता है, ये विलियन बनता है, उसे ही आप लोग ब्राइन बोलते हो। तो बेसिकली अंदर आपने पानी में नमक घोला हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है, यहां पर आपने डाले 2 इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं सर? जिससे करंट बैटरी से अंदर तक आ सके। ठीक है, तो एक को आप पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हो, एक को नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हो। जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हो उसको आप लोग बोल देते हो एनोड। ये बेसिकली आपका ये इलेक्ट्रोड जो है ना, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये जो इलेक्ट्रोड है आपका नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। बहुत बढ़िया। अब आप लोग क्या करोगे? करंट पास करवाओगे। एस साहू जी प्लीज इस नंबर पे संपर्क कर लो, 7374019437। दोस्तों लैपटॉप की ऐप में कोई दिक्कत आ रही है, और यार आप मोबाइल से पढ़ लिया करो ना। आप यार इतने कमेंट करते हो, आप पढ़ाई तो करते नहीं हो। सर ये लैपटॉप में मैं चलाया, ये अरे तो छोड़ो ना यार, भाड़ में जाए लैपटॉप की ऐप, मोबाइल से पढ़ लो। अभी आप पढ़ने पे ध्यान दो दोस्तों, जुलाई अगस्त में आपका पेपर है। मैं खुद प्लान कर रहा हूं कि आपकी नंबर ऑफ क्लास बढ़ाने का, एक की जगह 2 क्लास लगाने का। जब मैं इतना सोच रहा हूं, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। बस आपका सारा ध्यान सर पीडीएफ कहां है, सर ये कहां है, सर वो कहां है, सर वो कहां है, इसी में लगे रह गए तुम। आ जाओ। तो दोस्तों होता क्या है, जब आप लोग करंट पास करवाओगे तो होगा क्या, ये NaCl को जब करंट मिलेगी, बिजली मिलेगी, टूटेगा ये टूट जाएगा Na+ में और Cl- में। ये H2O को भी जब बिजली मिलेगी टूट जाएगा H+ और OH- में। तो क्या होगा, ये Na और ये OH मिल जाएंगे, तो कुल मिला के आपको क्या मिलेगा? NaOH मिल जाएगा।
साथ में सर और कुछ भी बनेगा क्या? बिल्कुल दोस्तों, साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी और क्लोरीन गैस बनेगी। तो क्लोरीन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो बेसिकली क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है? सोडियम क्लोराइड का जो ये जलीय विलयन है ना, जब हम लोग इसमें करंट पास करवाएंगे तो इससे बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्लोरीन गैस भी और हाइड्रोजन गैस भी। दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछी गई है, लेकिन हो सकता है इस बार आप लोगों से पूछ ले। दोस्तों इस क्लोर अल्कली प्रोसेस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बस आप लोगों से यह पूछा जा सकता है जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो कौन से टर्मिनल पे बनेगी? आप लोग बोलोगे कैथोड पे बनेगी, नेगेटिव टर्मिनल पे बनेगी। और ये जो आप लोगों का क्लोरीन गैस बनेगी वो कहां बनेगी? सर वो एनोड पे बनेगी। ध्यान रख लोगे क्या दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूरे चांसेस है दोस्तों इस बार आप लोगों के एग्जाम में ये पूछ ले जाए। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट सॉल्ट की, जिसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका फॉर्मूला है ये CaOCl2, और इसे आप लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हो। सर इसको ब्लीचिंग पाउडर क्यों बोलते हैं? दोस्तों ब्लीचिंग का मतलब जानते हो क्या होता है? ब्लीचिंग, ब्लीचिंग का मतलब होता है सफाई। जैसे आप लोग बोलते हो ना मैं अपने चेहरे पे ब्लीचिंग कराऊंगा, तो आप क्या करोगे? अब कुछ सफाई वगैरह करवा के आ रहे हो, कुछ क्रीम व्रीम लगा के आ रहे हो, जिससे आपके बॉडी पे ये जो डस्ट वगैरह लग गई आप लोग उसको हटवा रहे हो। तो सिमिलरली दोस्तों इसका इस्तेमाल होता है सफाई में। जैसे फर्श पे कुछ पेंट वगैरह लग गया तो इस पाउडर से आप लोग उसको सफाई कर सकते हो, कपड़े पे कोई दाग लग गया तो उससे सफाई कर सकते हो। इसीलिए हम लोग इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब सर मुझे ये बताओ, ये ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है ये बताओ आप लोग, ठीक है। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर को बनाने का एक बहुत आसान सा तरीका है। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप लोग जानते हो? जानते हो? भूल गए? सर जिसको लाइम वाटर बोल रहे थे, जिसको चूने का पानी बोल रहे थे, याद है क्या? ठीक है, क्लियर है? तो दोस्तों लाइम वाटर, लेकिन आपको इसको लाइम वाटर बोल रहा है, चूने का पानी बोल रहे हो, लेकिन जब इसको पूरा सिखा लोगे, ठोस अवस्था में लाओगे ना, ड्राई स्लैग्ड लाइम की बात हो रही है। जो सूखा भुजा हुआ आप लोगों का चूना होगा ना, बिना भुजा हुआ नहीं, भुजा हुआ चूना, मतलब ये आपका ठोस अवस्था में जब ये होगा, जब आप लोग इसमें क्या कर दो? क्लोरीन गैस क्या कर दो? प्रोवाइड करा दो, तो इससे आपका बन जाएगा CaOCl2 प्लस वाटर। तो CaOCl2 ये क्या है? आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसे ही हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जानते हैं। सर इसका इस्तेमाल कहां है? बहुत जगह है, और हर एक इस्तेमाल को ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक इस्तेमाल से क्वेश्चन आएगी। क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ। देखो इसका इस्तेमाल कहां पर है? फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है? कॉटन और लिनन के जो कपड़े होते हैं ना, उसकी ब्लीचिंग करने में, उसके धुलाई में, उसको साफ करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तभी तो उसको ब्लीचिंग पाउडर बोल रहे हैं। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री। दोस्तों आपको लगता होगा कि पेपर फैक्ट्री जो होती है, आपको पता है पेपर बनाए कैसे जाते हैं? लुगदी से बनाए जाते हैं। देखा है कि आपने लुगदी? अरे एक काम करना, जो हमारे पास में पेपर है ना, कोई पुराने पेपर हो, उसको बहुत सारे पेपर को पानी में डालना, तो एक वो बन जाएगा ना पिलपिला सा, उसे ही आप लोग बोलते हैं वुड पल्प, लुगदी, ठीक है। अब उसको वापस सुखा लेना, पेपर बन जाएगा। तो एक्चुअली में होता क्या है? पेड़ की जो लकड़ियां होती है ना, उसका आपका बनाया जाता है पल्प, लुगदी, फिर उसको सुखा के पेपर बनाया जाता है। अब आप मुझे बताओ, जो आपने लुगदी जो बनी है, अगर वो गंदी है तो पेपर भी कैसा बनेगा? गंदा बनेगा। तो लुगदी जो होती है वो भी तो साफ होनी चाहिए, तो उसकी भी तो ब्लीचिंग होनी चाहिए। तो फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री में जो वुड पल्प है, लकड़ी की जो लुगदी है, उसको भी साफ करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों लॉन्ड्री में अगर कपड़े साफ करने हैं तब भी आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। यार बहुत ज्यादा यूज है इसका तो यार। क्लियर है क्या? चले आगे। दोस्तों एक चीज और मैं बताऊं, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोग किसको बोलते हो? ऑक्सीकारक को बोलते हैं। ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं? जिसका रिडक्शन होता है, जिसका अपचयन होता है, लेकिन जो किसी का ऑक्सीकरण करवा लेता है। तो दोस्तों एक्चुअली में वाटर में अगर कुछ जर्म्स है ना, तो उसके लिए भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलोगे? जो खुद का रिडक्शन करा ले। खुद का रिडक्शन करने का मतलब खुद अपना ऑक्सीजन त्याग दे, किसी और को दे दे।
सर 2 क्लास लगाइएगा तो प्लीज सर 12 से 4 के बीच में टाइम रखिएगा, मेरी ये सुलह है, बाकी आपकी मर्जी। तो जब मेरी मर्जी तो इतने बार बार कमेंट क्यों कर रहे हो, है ना। जब भी होगा डिस्कस करके कर लेंगे, अभी आप पढ़ो, अभी अपना बहुत प्रॉपर्ली अपना बिल्कुल एक सही स्पीड पे चल रहा है, सही पेस पे चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोस्तों इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। सर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है बेकिंग में, पकाने में, खाना बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा बोल दो, खाने का सोडा बोल दो, ठीक है। तो सर क्या इसका यूज है, सर इसका बताओ। देखो तो ये आप लोगों का क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैंने कई बार आपको बता दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप लोग बोल सकते हो, और बहुत लोकप्रिय, बहुत फेमस आपकी बेकिंग सामग्री है, मतलब जिसका इस्तेमाल होता है बेकिंग में। बेकिंग किसको बोलते हैं, सेकना। जैसे आपको पता है रोटी को आप लोग सेकते हो, वैसे आपको पता होगा कि जो बिस्किट बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, मैदा वगैरह को सेक कर बनाए जाते हैं। क्लियर है क्या। तो ये आपका बनता कैसे है सर, आप मुझे बताओ। देखो कुछ नहीं करना आपको, सोडियम क्लोराइड लो, पानी लो, कार्बन डाइऑक्साइड लो, अमोनिया लो, इनको मिला दो, मिक्स कर दो, आपको ये बन जाएगा एक तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और साथ में आपका ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप तो सीधे यूज याद रखो, ठीक है। यूज क्या होगा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, इसका इस्तेमाल होता है खाने में, ठीक है, खाना बनाने में आपका इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। दोस्तों दूसरा सबसे फेमस इसका यूज है सोडा एसिड फायर एक्सटेंशर। सर फायर एक्सटेंशर किसको बोलते हैं, जो आग को बुझाने में इस्तेमाल होता है। और सोडा एसिड फायर एक्सटेंशर क्या होता है सर, ये विशेष प्रकार का फायर एक्सटेंशर होता है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना। ऐसा होता है, देखो ये मान लो ये पूरा का पूरा सिलेंडर है, ऊपर एक बोतल में भरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड, नीचे होता है आपका बेकिंग सोडे का जलीय विलयन, पानी में घुला हुआ। जैसे दोस्तों आग लगेगी, इस बोतल को फोड़ोगे ना, इसका सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, और कौन सी गैस रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है पानी को बुझाने में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सा सोडा यूज करा जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटेंशर में, बेकिंग सोडा। सर और इसका यूज बताओ दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर भी खाने में इस्तेमाल होता है। दोस्तों बेकिंग पाउडर किससे मिलके बनता है आपको पता है, बेसिकली मिक्सचर है ये, किस किस का, एक तो बेकिंग सोडे का साथ में कुछ एसिड मिले होते हैं, जैसे एक टार्ट्रिक एसिड होता है, वो मिला होता है। तो कहीं ना कहीं बेकिंग पाउडर किससे बनेगा, बेकिंग सोडे से। तो आप लोग ये भी बोल सकते हो बेकिंग सोडे का इस्तेमाल बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, इसकी एक क्लास और लगेगी, ठीक है। तो 2 आपको और पढ़ाने, जैसे मैंने आपको बेकिंग सोडा पढ़ाया, एक वॉशिंग सोडा पढ़ाऊंगा, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम पढ़ाऊंगा, फिर हम लोग इसके करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो कल ये हमारा पूरा हो जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं नहीं चाहता कोई भी चीज छोड़ना, चाहे 2 क्लास की जगह 4 लगे, 5 लगे, पढ़ना पूरा है हम लोगों को, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, बाकी फिर हम लोग मिलेंगे कल सेम टाइम दोपहर 1 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।